हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 17 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग 4th शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं। उसके बाद आपको 3rd शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2nd शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में जो आपको 1st शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो 4th शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए, सबसे जो प्राचीन वेद है ना, वो आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ऋग्वेद में जो है वो कितने सूक्त हैं। तो देखिए, ऋग्वेद की बात कर ले तो ऋग्वेद में जो है आपके 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल है और 10,580 जो है वो ऋचाएँ हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CRR का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, CRR का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका लंबाड़ी जो नृत्य है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, लंबाड़ी लोक नृत्य की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चों ने बताया कि आंध्र प्रदेश जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो है क्या क्या दिए गए थे। तो आपके ऑप्शन में जो बिहार, असम, सिक्किम और कर्नाटक राज्य दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिर आपका लंबाड़ी नहीं पूछा गया था, आपका लांबी नृत्य के बारे में पूछा गया होगा। तो देखिए, ये जो आपका लांबी नृत्य है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर ये पूछा गया था तो कर्नाटक फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 के एशियाई खेलों में जो है वो कितने देशों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, यानी भाग लिया था? तो देखिए, 2018 के एशियाई गेम्स की बात कर तो ये आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पैलमबर्ग शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और 2018 के एशियाई गेम्स का जो आपका मोटो रहा था ना, वो आपका एनर्जी ऑफ एशिया रहा था। और इसमें जो आपके टोटल 45 देश जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। तो 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कितने एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, तो टोटल आपके 11,300 एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट किए गए थे। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि 2018 का जो एशियाई गेम्स हुआ था ना, इसमें जो है कितने इवेंट्स हुए थे। तो देखिए, इवेंट्स की बात कर ले तो आपका 465 जो है वो इवेंट्स करवाया गया था। और वहीं अगर बात कर ले कितने खेल हुए थे, तो 46 जो है वो आपके स्पोर्ट्स हुए थे। और कितने विषय थे, तो आपके 61 विषय थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा एक मैं और आपको बता दूं कि 2022 का जो आपका एशियन गेम्स होगा ना, ये कहां पर होगा? तो देखिए, 2022 का जो एशियन गेम्स है ये आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका होंगजाओ चीन में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में एन वीरेंद्र सिंह जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एन बीरेन सिंह जो है ये लगातार दूसरी बार जो है ये मणिपुर के जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2000 ईस्वी में किस नृत्यांगना को जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि केलुचरण महापात्रा को जो है 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो केलुचरण महापात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हें 1966 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1974 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1988 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका जो है बिरजू महाराज दिया गया था। तो देखिए, बिरजू महाराज को जो है ना ये 1983 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान
ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो देखिए इनका जो संबंध है ना वो आपका ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कर्नाटक के मैसूर दशहरा जो त्यौहार है ना ये कितने दिनों तक जो है वो चलता है। तो देखिए अगर बात कर ले मैसूर दशहरा त्यौहार के बारे में, तो देखिए ये जो आपका कर्नाटक का एक 10 दिवसीय त्यौहार है जिसकी शुरुआत जो है ये आपका नवरात्रि यानी नवरात्रि और आखिरी दिन जो है ये आपका विजयदशमी से होता है। तो 10 दिवसीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की क्षमादान के शक्ति से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 161 जो है ये राज्यपाल की क्षमादान के शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 161 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 72 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से जो है वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी विश्व कप 2018 का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए 2018 के FIH हॉकी विश्व कप की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका 2018 का हुआ था ये जो आपका 14वां संस्करण था और इसका जो आयोजन है ना ये भारत के उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं कि 2018 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था इसके जो विजेता टीम रहा था वो आपका बेल्जियम देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले उप विजेता कौन रहा था, तो ये आपका नीदरलैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अभी आपका 2022-23 में जो आपका हॉकी विश्व कप हो रहा है जो कि 15वां संस्करण हो रहा है वो भी आपका जो उड़ीसा राज्य में जो है वो आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसके आने की तिथि ना होना उसे जो है अतिथि कहा जाता है। तो अतिथि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक रीजनिंग से जो है एनालॉजी से प्रश्न मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो संबंध है वो लखनऊ से है, तो उड़ीसा का जो संबंध है ना वो किससे होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो ये आपका भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए शैतान की आंत मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो बहुत लंबी वस्तु या फिर बहुत लंबी बात कह देना। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में आया था कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत के 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे ना वो 27 अगस्त 2022 को न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को जो है वो नियुक्त किया गया था। तो उदय उमेश ललित आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनका जो कार्यकाल है ना वो बहुत कम दिनों तक रहा था। 9 नवंबर 2022 के बाद जो है भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए ना ये आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 जो है ना ये आपके राष्ट्रपति बनने की योग्यता से संबंधित है। और इसमें आपका कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो आपको व्यक्ति को जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा आपके न्यूनतम आयु की बात कर लें तो देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए जो है आपका जो न्यूनतम उम्र है ना वो 35 साल से अधिक होना चाहिए। तो 35 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस देश के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य को जो है वो लिया गया है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो लिया गया है। तो देखिए अगर बात कर ले मौलिक कर्तव्य के बारे में तो देखिए इसे जो है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस देश के संविधान से जो है वो लिया गया है। तो रूस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रूस देश से आपका क्या लिया गया है, तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधारों पर ये जो न्याय का आदर्श है ना ये भी जो आपका रूस देश से लिया गया है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक अधिकार जो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो देखिए अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका देश से जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया के रूप में जो है ये कौन नियुक्त किए गए। तो देखिए भारत के वर्तमान में जो आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार है ना
वो आपके 18वें नंबर के वी अनंत नागेश्वरन है। तो वी अनंत नागेश्वरन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है कितने नंबर के है, तो ये आपके 18वें नंबर के हैं। इनसे पहले जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो देखिए 17वें नंबर की बात कर ले तो ये आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। और इनका जो कार्यकाल था ना वो 7 दिसंबर 2018 से लेकर 7 दिसंबर 2021 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नौचंदी मेला ये जो है किस राज्य में लगता है। तो देखिए ये जो आपका नौचंदी मेला है ना ये उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध मेलों में से एक है। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है वो प्रतिवर्ष लगता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए मोहन बागान क्लब की जो स्थापना है ना ये 15 अगस्त 1889 को हुआ था। तो 15 अगस्त 1889 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मोहन बागान क्लब के बारे में तो देखिए ये जो क्लब है ना ये भारत और एशिया का सबसे पुराने क्लबों में से जो है वो एक है। इसके अलावा 1911 में जो है IFA शील्ड जीतने वाला ये जो है पहली भारतीय टीम था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जतिन गोस्वामी ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए जतिन गोस्वामी की बात कर ले तो ये आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित है। तो सत्रिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ये किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर जतिन गोस्वामी की बात कर ले तो इन्हें 2004 ईस्वी में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा 2008 ईस्वी में जो है इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थांगटा जो कि एक मार्शल आर्ट है ये जो है भारत के किस राज्य से जुड़ा है। तो देखिए अगर थांगटा की बात कर लें तो ये आपका मणिपुर राज्य का जो है एक मार्शल आर्ट है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मार्शल आर्ट से प्रश्न पूछ दिया गया है तो आगे के शिफ्ट में अन्य राज्य के भी जो है मार्शल आर्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे कि लाठी ये जो है किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो ये आपका पंजाब और पश्चिम बंगाल का जो है मार्शल आर्ट है। कलारी पाइटू की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का जो है एक मार्शल आर्ट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका कलरी पाइटू है ना ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा जो ये आपका हिमाचल प्रदेश का जो है मार्शल आर्ट है। सिलंबम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक मार्शल। इसके अलावा ये जो आपका कट्टू वसोई है ना ये भी आपका सिलंबन का ही जो है एक प्रमुख घटक है जिसमें जो आपके अस्त्र शस्त्र का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कट्टू वसोई ये जो किसका प्रमुख घटक है तो ये आपका सिलंबम का जो प्रमुख घटक है। और ये जो आपका तमिलनाडु का जो है एक मार्शल आर्ट है। गतका की बात कर ले तो गतका जो आपका पंजाब का जो है एक मार्शल आर्ट है। इसके अलावा मुष्टि युद्ध जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जो है मार्शल आर्ट है। परिखंडा की बात कर ले तो ये आपका बिहार का है। मर्दानी जो है ये आपका महाराष्ट्र का है। काथी सामू की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। वर्मा कलाई की बात कर ले तो देखिए वर्मा कलाई जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है मार्शल आर्ट है। पाइका जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है एक मार्शल आर्ट है। देखिए एक पाइका आपका लोक नृत्य है और एक आपका मार्शल आर्ट है। तो पाइका जो है ये उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। लेकिन अगर नृत्य में पूछा जाए तो पाइका जो है ये आपका झारखंड का नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि ऑक्टोपस निम्नलिखित में से जो है किस वर्ग से संबंधित। तो देखिए अगर ऑक्टोपस के वर्ग की बात कर ले तो ये आपके सेफलोपोडा वर्ग से संबंधित है। वहीं अगर बात कर ले किस फाइलम से संबंधित है तो देखिए ये जो आपका ऑक्टोपस है ना ये आपका मोलस्का से संबंधित है। वहीं अगर जगत की बात कर ले कि किस जगत से संबंधित है तो ये आपके एनिमेलिया जगत से संबंधित है। तो सेफलोपोडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। यानी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें जो है किस क्षेत्र को जो है सबसे ज़्यादा बल जो है वो दिया गया था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जो वो सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की जो है प्रक्रिया को आरंभ करना था। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री जो है वो कौन रहे।
सॉरी माफ कर दीजिएगा, गलती से सीएम निकल गया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन रहे थे? तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री है ना वो आपके पीवी नरसिम्हा रॉय रहे थे, जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये 1992 से लेकर 1997 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो पीवी नरसिम्हा रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि स्वच्छ भारत अभियान ये जो है किस वर्ष में खत्म हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से जो है 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट न्यू दिल्ली से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान जो है वो शुरू किया गया था। और इस अभियान को जो है आपके 2 अक्टूबर 2019 को जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो 2 अक्टूबर 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में जो सैनिक कानून जिसे जो है मार्शल लॉ कहा जाता है ये जो है कब लाया गया? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जनरल डायर ने जो है सैनिक कानून यानी मार्शल लॉ अधिनियम पर जो है वो हस्ताक्षर किया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक लोग एक समूह में जो वो स्थापित नहीं कर सकते हैं और एक स्थान पर एकत्र जो वो नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आपका कब लाया गया था? तो 13 अप्रैल 1919 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह की बात कर लें तो ये आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो भारत में नहीं है? तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है मेहरगढ़ दिया गया था। तो देखिए मेहरगढ़ ये जो स्थान है ना ये आपका वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के जो है कच्ची मैदान क्षेत्र में स्थित है। तो आपका जो है मेहरगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मेहरगढ़ ये जो स्थान है ना ये विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो है वो आपके साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों को जो है वो दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जो ये किस भाग में है। तो देखिए अगर भाग की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका मौलिक अधिकार है ना ये आपका भाग 3 में है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए आपका जो मौलिक अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो भारतीय नागरिकों को जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना वो आपका 7 था। वहीं अगर वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जाए तो देखिए वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला जो है ये आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि आपका कल के शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। फोर्थ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ की बात कर ले तो सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठा जो आपका मौलिक अधिकार है ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए सितारा देवी की बात कर ले तो देखिए इनका जो संबंध है ना वो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सितारा देवी को कब जो है कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि इन्हें 1969 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से जो है इन्हें 1973 में सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान से जो है 1995 में जो है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना।
और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, या फिर टीसीएस के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसमें जो है एक कलाकार का नाम दे दिया जा रहा है, या फिर नृत्य से हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप ये देख लीजिए, जैसे कि भरतनाट्यम, ये जो आपका तमिलनाडु का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। तो देखिए ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रमुख कलाकार की बात कर लें तो रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये सब जो आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। इंद्रानी रहमान, ये भी जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से जो वो संबंधित। अब देखिए यहाँ पर टीसीएस जो है ना वो क्या करता है, थोड़ा सा चालाकी करता है आपको घुमाने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है, और आपके ऑप्शन में कोई एक दे देता है, जैसे कि भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी, कोई एक दे देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से भी है और कुचिपुड़ी से है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया रहे तो आपको उसी को जो है वो टिक करना होगा। अब हम लोग कथकली नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका कथकली नृत्य है ना ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो वी.एन. मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ कोटकाल, शिवा रमन, रीता गांगुली, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपका कथकली नृत्य से है। ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, और इनमें अगर प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फावेरी, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, शेरोन लावेन और मार्बला बर्वे, इन सभी का जो संबंध है वो आपका ओडिसी नृत्य से। इसके अलावा मणिपुरी की बात कर ले तो देखिए मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो राजा भाग चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये जो आपकी झावेरी जो बहनें हैं ना इन सभी का जो संबंध है ये मणिपुरी नृत्य से है। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ना वो भी आपका मणिपुरी नृत्य से है। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें प्रमुख कलाकार की बात कर लें तो लेडी लीला सीखे, इसके अलावा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, इन सभी का जो संबंध है वो आपका कथक नृत्य से है। सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी खोज जो है शंकर देव के द्वारा किया गया था, और कौन सी ईस्वी में तो 15वीं शताब्दी में जो है सत्रिया नृत्य की जो है वो खोज की गई थी। और देखिए सत्रिया नृत्य को जो है 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का जो है वो दर्जा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मोहिनीअट्टम की बात कर ले तो मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो वी.एन. मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम छेमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपका मोहिनीअट्टम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फरवरी 2022 में मुंबई में जो है दरबार हॉल का जो उद्घाटन है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है मुंबई के राजभवन में जो है नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया था। तो रामनाथ कोविंद आपका करेक्ट आंसर होगा, और आपको कमेंट करके जवाब देना कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शुंग वंश की जो स्थापना है ना ये किसने की। तो देखिए शुंग वंश की जो स्थापना है ना वो 187 ईसा पूर्व या फिर 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो पुष्यमित्र शुंग आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बसवराज बोम्बई ये जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए बसवराज बोम्बई की बात कर लें तो ये आपके कर्नाटक राज्य का जो है वो मुख्यमंत्री है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना ये कौन करता है। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है ये आपका NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो NSO आपका करेक्ट। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली
नोडल संस्था कौन सी है? तो ये आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसकी जो है वो आपकी नोडल संस्था है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि कौन कौन सी है? तो एक आपका उत्पाद विधि है, सेकंड आपका आय विधि है और थर्ड आपका उपभोग विधि है। तो ये आपका राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो है वो विधि है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की बात कर ले तो देखिए भारत के राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना, ये इसका करने का जो पहला जो श्रेय है वो दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है, जो कि 1867-68 में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो की गई थी। इसके अलावा 1949 में बात कर यानी राष्ट्रीय आय का आधिकारिक रूप से जो प्रयास कब किया गया था? तो देखिए 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा पहला जो है आधिकारिक प्रयास जो है वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में जो है ये कौन सा स्थान है? तो देखिए जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो विश्व में ये जो आपका 5वां स्थान है। तो 5वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता भारत में जो आपका पहला जल विद्युत शक्ति गृह है ना, ये आपका 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के जो है सिद्रापोग में जो है ये आपका स्थापित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले विश्व में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो देखिए विश्व की बात कर ले तो चीन जो आपका पहले स्थान पे है, सेकंड पे आपका ब्राजील देश है, थर्ड पे आपका अमेरिका देश है और फोर्थ पे आपका कनाडा देश है और फिफ्थ पे जो आपका भारत है। तो फिफ्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसका जो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन जो होता है ना वो सबसे अधिक होता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका इथेनॉल, इथेन, मीथेन और आपका H2O यानी वाटर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शुद्ध जल का जो पृष्ठ तनाव होता है ना वो आपका सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि जल के जो अणु होते हैं ना, ये आपका जो वाटर का फार्मूला होता है यानी H2O में जो आपके जल के अणु होते हैं ना वो आपके मध्य ध्रुव जो है वो बल पाया जाता है। यानी इसमें जो आपका कौन सा फोर्स पाया जाता है? तो डाइपोल मोमेंट फोर्स पाया जाता है। और ये जो आपके क्या होते हैं कि जो अणु होते हैं ना वो एक दूसरे को अपनी तरफ जो वो आपके अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जल का जो पृष्ठ तनाव होता है ना औरों के अधिक में सबसे अधिक होता है। तो जल आपका करेक्ट आंसर होगा। कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है ना वो क्या होनी चाहिए? तो देखिए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु है ना वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना वो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर जो है ये किस वंश का शासन रहा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंशों ने जो है वो शासन किया था। और वो 5 वंश कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले जो शासन है वो गुलाम वंश के द्वारा किया गया था। और गुलाम वंश ने जो है 1206 से लेकर जो है 1290 ईस्वी तक यानी 84 साल जो है गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर जो है वो शासन किया था। उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है वो शासन किया था। उसके बाद आपका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश ने जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है वो शासन किया था। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है वो शासन किया था। और पांचवा जो आपका वंश रहा था वो आपका लोधी वंश रहा था। लोधी वंश ने जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है वो शासन किया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो आपके पहले जो 4 वंश थे ना वो आपके मूल रूप से जो वो तुर्क से थे, यानी खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। ये जो आपके 4 वंश थे ना ये आपके तुर्क से थे। और ये जो आपका लोधी वंश था ना ये आपका अफगान से था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक पूछा गया था। तो खिलजी वंश आपका करेक्ट आंसर हो।
और देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि खिलजी वंश की जो स्थापना है ना वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश की स्थापना दास वंश यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमर की हत्या करके जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। और ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था ना वो आपका जो है खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी ये जो आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है ये आपका भाद्रपद महीने जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में जो है भाद्रपद महीने को अगस्त या सितंबर कहा जाता है। और इसमें जो है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से जो है ये आपका शुरू होता है और ये आपका चतुर्दशी को जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी जो ये आपका गणेश चतुर्थी जो त्यौहार है ना ये आपका 10 दिनों तक जो है वो आपका मनाया जाता है। तो भाद्रपद महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये किससे संबंधित। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में तो देखिए अनुच्छेद 21A ये जो है घोषणा करता है कि किसी भी राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है वो आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करेगा। और ये जो प्रावधान है ना ये आपका केवल प्रारंभिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार जो है ये बनाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21A को जो है हमारे संविधान में 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 है ये जो है किससे संबंधित है तो ये आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि अनुच्छेद 14 ये जो है कानून के समझ समानता को बताता है। अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो ये आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 21 जो है ये आपका जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है ये आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ये जो आपका कोली नृत्य है ना ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए कोली नृत्य की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। इसके अलावा ये जो आपका गोवा का भी जो है वो आपका नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में जो महाराष्ट्र दिया गया था तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए धनगरी गाजा उसके बाद लावनी पोदास नृत्य तमाशा ये सब जो आपके महाराष्ट्र के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वॉलीबॉल के एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए वॉलीबॉल के एक टीम में जो है आपके टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। तो 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आगे के शिफ्टों के लिए जैसे कि बेसबॉल में जो है आपके खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। रग्बी फुटबॉल में जो आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में जो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की बात कर ले तो इसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं एक साइड में। कबड्डी में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल क्रिकेट में जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और वहीं अगर नेट बॉल का पूछ ले तो नेट बॉल में जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग के बारे में तो देखिए इन्हें वर्ष 1970 में जो है आपका हाई यील्ड वेराइटीज यानी उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए और उनके कार्य करने के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से जो है वो प्रदान किया गया। यानी आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग को जो है आपका नोबेल शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो 1970 में जो है इन्हें प्रदान किया गया था। और किस कार्य के लिए जो है प्रदान किया गया था तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उच्च उपज देने वाली किस्म यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज को विकसित करने और उनके कार्य करने के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मई 2022 से भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी जो है ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में
मई 2022 से जो है भारत के जो आपके विदेश सचिव यानी जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी है ना, ये आपके विनय मोहन क्वात्रा हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि मई 2022 से पहले जो है भारत के विदेश सचिव कौन थे, तो ये आपके हर्षवर्धन श्रृंगला थे। और ये जो आपके 33वें नंबर के जो है वो आपके विदेश सचिव थे। 34वें यानी वर्तमान विदेश सचिव की बात कर ले तो विनय मोहन क्वात्रा है, जो कि 34वें नंबर के हैं। और ये आपके 1 मई 2022 से लेकर जो है अभी तक जो है ये आपके कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच मिनिस्टर इनॉग्रेटेड लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, यानी सॉरी फेस्टिवल नहीं होगा, यहाँ पर आपका बाजार होगा। यानी किस मंत्री ने जो है सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का जो है उद्घाटन किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा जो है गोवा में फिल्म बाजार का जो उद्घाटन किया गया था। तो आपका अनुराग सिंह ठाकुर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा फिल्म बाजार था, जो कि आपका 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के अवसर पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि परमाणु क्रमांक 12 ये जो किस तत्व का होता है। तो देखिए 12 जो एटॉमिक नंबर है ना, ये आपका मैग्नीशियम धातु का होता है। तो मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो Mg जो है मैग्नीशियम का सिंबल होता है। और ये जो आपका किस आवर्त यानी किस पीरियड में आता है, तो देखिए आपका जो मैग्नीशियम है ना, ये आपके तीसरे पीरियड में आता है। और समूह यानी किस ग्रुप में आता है, तो ये आपका दूसरे ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति ये जो है किस फसल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हरित क्रांति जो है ये आपका चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म से जो है वो संबंधित है। तो चावल और गेहूं आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका हरित क्रांति है ना, इसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत है ये किस देश से हुआ था। तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका मैक्सिको देश से हुआ था, जो कि आपका 1960 में जो वो शुरू हुआ था। वहीं अगर बात कर ले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1965-68 में हुआ था। और कल के शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, वो सबसे पहले किस राज्य से हुआ था, तो ये आपका पंजाब राज्य से हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना, ये सबसे पहले 1867-68 में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी ना, वो किस सिद्धांत के आधार पर की थी। तो देखिए ये जो आपके धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। और उस समय जो है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी ना, यानी 1867-68 में जो आपका राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था, उस समय जो भारत का प्रति व्यक्ति आय था वो आपका 20 रुपये प्रति वर्ष बताया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जल्लीकट्टू जो है ना, ये किस देश का स्पोर्ट है यानी खेल है। तो देखिए जल्लीकट्टू की बात कर ले तो ये आपका भारत देश का जो है एक खेल है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले किस राज्य का जो है ये त्यौहार है, तो देखिए ये जो आपका जल्लीकट्टू है ना, ये तमिलनाडु राज्य का जो है वो त्यौहार है। और ये जो आपका जो जल्लीकट्टू त्यौहार है ये पोंगल के तीसरे दिन यानी जनवरी महीने में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इसमें जो है बैलों से इंसान की जो है वो लड़ाई करवाई जाती है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जल्लीकट्टू को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जो है इन्हें कहां निर्वासित कर दिया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को जो है ये आपके मेजर हडसन ने जो है हुमायूं के मकबरे से जो है इन्हें पकड़ा था। और बाद में जो इन्हें लाल किले में जो है कुछ दिन तक जो है इन्हें कैद में रखा था। और बाद में जो इन्हें रैंगून जो कि आपका म्यांमार में है, और यहाँ पर जो है इन्हें जो है वो निर्वासित कर दिया था, जहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल किला पर जो है वो इन्हें जो है कैद कर दिया गया था। तो लाल किला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा जो महासागर है ना, वो आपका एस शेप यानी एस आकार का है।
तो देखिए ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है ना, ये आपका एस आकार का है, तो अटलांटिक ओशियन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डी शेप का जो है कौन सा महासागर है, तो देखिए डी शेप की बात कर ले तो ये आपका आर्कटिक ओशियन है। अगर बात कर ले इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर का कैसा शेप है, तो देखिए एम शेप का जो है ये आपका इंडियन ओशियन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि देश के जीडीपी का जो आंकलन है ना, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए देश के जीडीपी का जो आंकलन है ये आपका आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आर्थिक क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनरेगा ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी जो है आपका मनरेगा है ना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले मनरेगा के बारे में, इसका एग्जाम में जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। और इस अधिनियम को जो है 2005 में जो है वो पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 का संगीत अकादमी जो पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2022 के संगीत अकादमी पुरस्कार की बात कर ले तो ये आपके हरिकेश सुलभ और अनूप जलोटा को दिया गया है। तो सॉरी, ऋषिकेश सुलभ आपका करेक्ट आंसर होगा और अनूप जलोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ बच्चों ने बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछा गया। तो देखिए अगर बात कर ले साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो देखिए हमारे संविधान में जो आपके 8वीं जो शेड्यूल्ड है ना, उसमें जितनी भी भाषाएं उनके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 में हिंदी भाषा के लिए जो है ये आपका बद्री नारायण को जो है पोएट्री में तुमडी के शब्द के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो बद्री नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2021 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था, तो ये आपके दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, जो कि इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। वहीं अगर इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए 2022 में जो है ये आपके अनुराधा रॉय को दिया गया था। और अनुराधा रॉय को जो है इनके उपन्यास ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड इनके लिए जो है इन्हें दिया गया था। वहीं अगर 2021 की बात कर ले तो ये आपका नमिता गोखा को जो है वो दिया गया था, सॉरी नमिता गोखले को जो है वो दिया गया था। और इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड इस उपन्यास के लिए जो है इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीता का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है। तो देखिए सीता के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनकन्या, जनक नंदिनी, रामप्रिया, ये सब जो आपके होते हैं ना वो सीता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया होगा, इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका एक बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बाग बाग होना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो बहुत खुश होना होता है। तो बहुत खुश होना आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी का किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द